हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े में आज की रिवीजन क्लास है फॉर क्लास 11th। चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चैप्टर 7 है ये, और इक्विलिब्रियम पर हम फास्ट ट्रैक रिवीजन लेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इट्स अ स्टेट इन अ प्रोसेस व्हेन टू अपोजिंग प्रोसेस फॉरवर्ड एंड रिवर्स अकर साइमल्टेनियसली एट द सेम rate. The free energy change at equilibrium state is ज़ीरो, डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है इस आइकन से कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का जब रेट क्या हो, इक्वल हो जाए, आर एफ और आर बी जब इक्वल है तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। जैसे कि पेंडुलम को दिखाया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब ये हो जाता है तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है। ठीक है, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखने वाला है वो यही है कि डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट इक्विलिब्रियम इज़ ज़ीरो। तो इस पर एमसीक्यू आ सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन, जो है एक जनरल रिएक्शन ले ली है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा के सी। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेज्ड बाय देयर कोफिशिएंट्स। जैसे ए है तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट का सी रेज टू द पावर सी, डी रेज टू द पावर डी, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती हैं विद स्क्वायर ब्रैकेट, दीज आर मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई रिएक्शन गैसेस फेज में है तो हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनके पार्शियल प्रेशर्स का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर का प्रोडक्ट लगाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे Kp से। कांस्टेंट व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसेस स्टेट, एंड जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यूजिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग पार्शियल प्रेशर्स, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है, तो Kp इज इक्वल टू Kc, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। तो आर टी, आर इज़ द गैस कांस्टेंट एंड टी इज़ द टेम्परेचर एट टेम्परेचर इन केल्विन, और डेल्टा एन जी जो दिया गया है वो अगर रिएक्टेंट आपके गैसेस स्टेट में है और प्रोडक्ट भी गैसेस स्टेट में है तो इनके नंबर ऑफ मोल्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा एन जी होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। डेल्टा एन जी यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में कि गैसियस स्टेट के प्रोडक्ट माइनस गैसियस स्टेट के रिएक्टेंट के मोल्स का डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द वे इन विच अ रिएक्शन इज रिटन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी रिएक्शन लिखी जा रही है, उसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अगर सिंपल फॉर्म में ए, ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है, तो इसका कांस्टेंट निकल के आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आया के एज पर दिस लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस दोनों से ही हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट पे अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा और वो पहली वाली इक्वेशन के का रिवर्स होगा 1/k। तो रिवर्स अगर अपोजिट रिएक्शन है तो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आपको ये समझना होगा कि अगर रिवर्स रिएक्शन हम लिख रहे हैं तो वो पहले वाली रिएक्शन का इन्वर्सली इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। ये दोनों इक्वेशन आप समझ लें कि एक आपको ए बी प्लस ए बी गिव्स सी डी की फॉर्म में दिया है और दूसरा दिया सी डी गिव्स ए बी की फॉर्म में दिया है। तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे उनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होगी। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अगर इसी पहली वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है एन से मल्टीप्लाई, मतलब जो पहली इक्वेशन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एन से, तो हम किसकी फॉर्म में देख रहे हैं, इससे रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो के अब जो नया हमें
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा वो इस वाले रिएक्शन कांस्टेंट की रेज टू द पावर n होगा, क्योंकि पूरे कोफिशिएंट्स को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि अगर हम n से मल्टीप्लाई ना करके 1/n से एक फैक्टर 1/n है, जिससे पूरी होल इक्वेशन को हमने देखा है कि उसमें ये फैक्टर है, तो क्या होगा, जिस तरीके से यहाँ पर हमने k रेज टू द पावर n किया है, तो वहाँ पर k रेज टू द पावर 1/n करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, कि जिस तरीके से रिएक्शन लिखी जा रही है उसकी क्या स्टोइचियोमेट्री है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन है तो उसकी हमें डायरेक्शन देखनी है कि क्या है। तो जैसे आपने देखा के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसमें हम C और D की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को मैं सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, और A इंटू B, आप n अगर कोफिशिएंट्स हैं उनकी पावर्स रेज कर सकते हैं। इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस है, सारी कौन सी कॉन्सेंट्रेशंस है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं, यानी इक्विलिब्रियम पर मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, मान लीजिए A और B जो हैं वो अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है, तो C और D इतने नहीं बने कि वो रिवर्स में चले जाएं, तो क्या है कि उस समय पर इक्विलिब्रियम के बिना जो भी इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनसे हम जो लॉ रिएक्शन लिखेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ना होकर अगर कोई और कॉन्सेंट्रेशंस हैं, किसी और समय की कॉन्सेंट्रेशंस हैं, तो ये जो हमें ये मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, वो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगी, वो क्या होगी, रिएक्शन कोएफिशिएंट होगी। अंडरस्टूड। सपोज यहाँ पर ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो अगर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए ए है, इसकी भी ए है, और ये इनिशियली एट टी इज़ इक्वल टू 0 पर ये कंडीशन है कि कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, सपोज एक्स बन जाता है, ठीक है, और अभी क्या है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब आपका इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन अभी जिस तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन है उतनी ही तेज़ी से बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है, उसका रेट क्या है, कम है, तो उस स्टेज पे इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं है। उस समय पर भी ए की, बी की, सी की, डी की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशंस होंगी। उन कॉन्सेंट्रेशंस को लेकर अगर हम कोई वैल्यू मीन्स कोई कांस्टेंट निकालते हैं सी और डी का, तब वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट और के इक्वल टू सी इंटू डी इंटू एल इंटू बी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस है, ठीक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस नहीं है, यही एक मेजर डिफरेंस है। तो जब QC और KC, जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। ठीक है, जब QC की वैल्यू ज़्यादा है, QC की वैल्यू जब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये जो है C और D का प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम को सेटल करने के लिए रिएक्शन क्या होगी, C और D को कम करने पर होगी। ठीक है, C और D कब कम होंगे, जब C और D रिवर्स जाकर A और B में ब्रेकअप होंगे, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरीके से QC की वैल्यू अगर कम है, QC की वैल्यू अगर कम है, यानी C और D क्या है, अब सेकेंड स्टेज में C और D क्या है, कम है, और A और B ज़्यादा है, तो रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा C और D बने और QC जो है वो किसके बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए। तो जो स्टेबल कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम की है। कोई भी चेंज जो है वो फॉलो करता है कि जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाए। ठीक है, तो अगर QC की वैल्यू ज़्यादा है KC से, तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी, और अगर QC की कॉन्सेंट्रेशन QC की वैल्यू कम है KC से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है,
और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। फिर है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर एप्लीकेबल है ये। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हर कॉन्सेंट्रेशन पर कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ऑसवाल्ड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डाइल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये क्या होगा, √K/C। ठीक है, C इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत कम है तो यानी कि डाइल्यूशन ज़्यादा है, तो और K इज़ द कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का लिए आप when law of mass action is applied on the dissociation of weak electrolyte, this is called Oswald dilution law। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना वो आयोनाइज हो रहा है, जितना वो डिसोसिएट हो रहा है, या जितना वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में ब्रेकअप हो रहा है, वो क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। और ये K और K/C के अंडर रूट वैल्यू के बराबर है। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये है। फिर आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो आपके आयंस बनते हैं, और ये जो K की वैल्यू आ जाएगी ये इसके अपॉन, यहाँ पर देख लीजिए K क्या आ जाएगा, H2O। तो चूँकि ये डिग्री वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन हो रहा है और वो बहुत ही कम होता है, तो ये जो H2O की वैल्यू है इन लिक्विड स्टेट, ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो K और H2O की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो हमें एक नया कांस्टेंट मिलता है, दिस इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW। तो ये यहाँ पर दिखाया हुआ है कि KW जो होगा वो आयंस, हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन, इसके बराबर होगा। हाइड्रोनियम आयन मतलब H+ आयन। ठीक है, H+ आयन जब वाटर के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, H3O+ बनाएगा। यानी ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल होंगे, और ये वैल्यू होती है 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7। तो ये दोनों आयनिक प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन। ये जो कंडीशंस हैं उन पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उन कंडीशंस में ही ये एप्लीकेबल होगा। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं ली शैटिलियर्स प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वैल्यू है इसकी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो क्या है ये ली शैटिलियर्स प्रिंसिपल? व्हेन अ सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज। अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टेज है सपोज, और उसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी कि इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या होगा कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम में चेंज कर दिया, यानी कि डिस्टर्बेंस कर दिया। तो अब क्या होगा, तो ये जो डिस्टर्बेंस होगा, इस डिस्टर्बेंस को क्या किया जाता है, नलीफाई किया जाता है। मतलब अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में ये जो चेंज है, जिसे हम चेंज कह रहे हैं, ये जो डिस्टर्बेंस है इन इक्विलिब्रियम, वो इफेक्ट क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी चेंज लाया जा रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस लाया जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर उस चेंज या उस डिस्टर्बेंस को का इफेक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। तो इसको देख लेते हैं क्या है। When a system of equilibrium is subjected to a change in temperature, pressure or concentration, the equilibrium shifts itself in such a way as to undo or nullify the effect of change। तो ये आप एक स्टेटमेंट है, इसे लर्न कर लें। आउटकम्स ऑफ ली शैटिलियर्स प्रिंसिपल। तो ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपकी 1 से लेके 6 कंडीशन है, 2, 2 और 2। यानी कि आपकी 2 कंडीशंस जो हैं वो टेम्परेचर को लेकर है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़, 2 कंडीशंस प्रेशर को लेकर है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और 2 कंडीशंस आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को लेकर है। तो पहला हम देख लेते हैं, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर हो रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर होगा। मतलब इंक्रीज़ इन टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जहाँ पर
जो होगा टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नलीफाई हो, यानी कि वो जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है उसमें एनर्जी जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही होगी, उस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। अगर डिक्रीज़ इन टेम्परेचर कर देंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक में तो वैसे ही हीट निकल रही है। तो आप अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो ये इसको क्या करेगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सपोर्ट करेगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से इंक्रीज़ इन प्रेशर है, तो अगर प्रेशर बढ़ा दें तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किस ओर शिफ्ट होगा, उस ओर शिफ्ट होगा जहाँ पर गैसेस एटम्स क्या होंगे, कम हो रहे होंगे। ठीक है, डिक्रीज़ इन प्रेशर करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस ओर शिफ्ट होगा जहाँ पर गैसेस मोल्स क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से इंक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करेगी रिएक्शन, और टू नलीफाई दिस इफेक्ट एंड इंक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो जो आपका, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो आपने कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ा दी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ कर दिया तो ये किसके लिए कंडीशन है, फेवरेबल एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। तो शिफ्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा। अगर डिक्रीज़ करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन होगी। इसी तरीके से प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कहाँ होगा, उस तरफ मूव करेगी जहाँ पर गैसेस मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर डिक्रीज़ होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ली शैटिलियर प्रिंसिपल, और उसके आउटकम्स क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब आता है कॉन्जुगेट एसिड और बेस, एसिड बेस पेयर विच डिफर्स बाय हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो कोई स्पेशीज़ है जैसे कि HCl है सपोज, और ये H+ आयन दे रहा है और ये क्लोराइड आयन दे रहा है, तो ये तो एसिड है। ठीक है, रिएक्टेंट की तरफ देखेंगे तो इस जो आपका H दे रहा है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कौन होगा, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, तो ये कॉन्जुगेट बेस ये हो गया। तो एसिड, अगर एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, और इसी तरीके से ठीक है, जो कॉन्जुगेट एसिड अगर कोई बेस है NaOH, ठीक है, ये H+ आयन लेगा तो क्या बनाएगा, Na आयन और OH आयन, यानी कि अब ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, H आयन ये सॉरी HOH बनाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर देखेंगे स्पेशीज़, तो आपको पता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो हो गया डिफर बाय हाइड्रोजन आयन। तो कॉन्जुगेट एसिड अगर है तो उसका बेस स्ट्रांग होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये स्ट्रांग एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। अगर वीक एसिड है, सपोज HCOOH है, तो इसका H आयन और HCOO, तो ये वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एसिड्स हैं तो रिएक्टेंट साइड पर अगर एसिड है, ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड पर क्या मिलेंगे आपको, कॉन्जुगेट बेस मिलेंगे। रिएक्टेंट साइड पर अगर बेस है, ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड पर आपको क्या मिलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड मिलेंगे। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस जो होंगे वो आपको प्रोडक्ट साइड की ओर होंगे। बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड्स पर एसिड या बेस ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। पीएच ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये पीएच कहलाता है। तो पीएच मैंने अभी आपको बताया, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, सीनियर क्लासेस में हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है।
तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन एक ही बात है, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। जिस तरीके से pH हम लिख रहे हैं यहाँ पर एच आयन, उसी तरीके से POH भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, POH मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन POH हो गया। अगर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ये हम लिख रहे हैं हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगी 10 की पावर pH, यानी 10 की पावर अगर 7 है, अगर pH 7 है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 10⁻⁻7 m, यानी मोल पर लीटर। ठीक, तो ये आपको समझ आया होगा। pH ये आप 10th क्लास में ही पढ़ कर आए हैं। कॉमन आयन इफेक्ट की बात करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में जो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं सपोज एक, और ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आपको मैंने बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो होता है वो बहुत कम होता है, ऑन डाइल्यूशन ये इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर कंप्लीटली आयोनाइज्ड रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जो आयोनाइजेशन है वो बहुत कम है, पुअर आयोनाइजेशन है। अगर उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ हम उसका आयोनाइजेशन देखें तो इसका तो पहले से ही कम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में ये और भी कम हो जाता है। अब ये कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, जिसमें वही आयन हो जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हो, यानी कि कॉमन इलेक्ट्रो आयन होना चाहिए। तो कुल मिला के जो पूरी बात हुई वो ये हुई कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में जिसमें कि एक कॉमन आयन प्रेजेंट हो जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स लेसर। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए द डिप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। For example, decrease or degree of dissociation of ammonium hydroxide decreases in the presence of strong electrolyte. अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, जो भी सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स सब कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, चाहे वो अमोनियम क्लोराइड हो चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, कंप्लीटली आयोनाइज्ड रहेंगे। अब एसिड या बेस ही क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ठीक है, अब आपका अमोनियम एसीटेट है सपोज CH3COONH4, तो अमोनियम एसीटेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और एसिटिक एसिड के हाइड्रोलिसिस से बना है, न्यूट्रलाइजेशन से, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से ये सॉल्ट बना है। लेकिन ये सॉल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे एसिटिक एसिड भी वीक है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक है, बट ये चूँकि ये सॉल्ट है इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब दूसरी बात समझ लें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और क्योंकि ये बेस है, और अमोनियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये सॉल्ट है। दोनों में कॉमन आयन क्या है, अमोनियम आयन इसमें भी है, अमोनियम आयन इसमें भी है। तो ये तो कम्प्लीटली आयोनाइज होगा अमोनियम क्लोराइड, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में और भी कम आयोनाइज होगा और भी कम डिसोसिएट होगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका और भी कम हो जाएगा। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर अकेला होगा तो वो जितना उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में और भी कम हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा डैश जो होगा वो अल्फ़ा से बहुत कम होगा, यानी कि अल्फ़ा डैश इज़ लेस देन अल्फ़ा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम एसिटिक एसिड आपको पता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। ठीक है, अगर इसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है जैसे सोडियम एसीटेट, चूँकि ये सॉल्ट है इसलिए
ये स्ट्रांग हो गया, कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, और इसमें भी कॉमन आयन है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में था, एसीटेट। तो एसिटिक एसिड का किसका होगा, एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन और भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम ले लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस। तो देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन ऑफ कैटायन और एनायन विद वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पीएच ऑफ वाटर चेंजेस। ठीक है, सॉल्ट्स और पीएच, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर। ठीक, किसी भी एनायन कैटायन की वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है और उस पर पीएच पर क्या इफेक्ट जा रहा है। पीएच क्या हो सकता है, मोटे तौर पे अगर हम देखें तो पीएच न्यूट्रल 7 पर होता है और एसिडिक कंडीशन में 7 से डिक्रीज होता हुआ 1 तक, 0 1 तक भी जा सकता है, और ये 14 बेसिक रहेगा। ठीक है, तो salts of strong acid and base NaCl do not hydrolyze. The solution pH will be 7. ठीक है, salts of strong and acid and strong base do not hydrolyze and the pH of the solution will be 7. ये hydrolyze नहीं होगा और pH इसका 7 होगा। salts of weak acid and strong bases hydrolyze। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिए NaCl जो है वो NaOH और HCl से मिलकर बना है, यानी दोनों स्ट्रांग है, जितने OH मिलेंगे उतने ही H मिलेंगे, यानी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और 7 इसका pH हो जाएगा। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, एसिड क्या है, वीक है, यानी कि वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर होगा तो इसका जो pH होगा वो क्या होगा, मोर देन 7 होगा। द pH विल बी, यहाँ पर देखें, मोर देन 7 होगा। एनायन एक्ट्स एज बेस, तो एनायन क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बन गया। तो इसका जो पीएच है, यानी आपको पता है पीएच क्या हो गया इसका, मोर देन 7 हो गया। तो 7 माइनस हाफ ऑफ द पी के ए वैल्यू, ठीक है, आयनाइजेशन के ए प्लस लॉग सी, सी इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस पर बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं। नहीं तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिए कि अगर बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है, तो उसका जो पीएच होगा वो कैसे लिखेंगे आप, 7 माइनस हाफ ब्रैकेट में पी के ए प्लस लॉग सी। इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, उसका हाइड्रोलाइज होगा तो उसका जो पीएच है वो एसिड की ओर है, यानी कि 7 से कम होगा पीएच। ठीक है, अब जब 7 से कम होगा तो कैटायन जो होगा वो एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है और आपकी इक्वेशन ये हो गई। 3 स्टेप हैं, पहले आपने स्टेटमेंट दिया, फिर आपने इक्वेशन लिखी, फिर आपने फार्मूला लिखा। ऐसे स्टेटमेंट दिया, इक्वेशन लिखी हाइड्रोलिसिस की, और फिर फार्मूला दिया। तो फार्मूला भी आप एनालॉगी के साथ चल सकते हैं। पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ, अब यहाँ पे पी के की जगह पे क्या ले ली, पी के बी वैल्यू प्लस लॉग सी। ठीक, न्यूमेरिकल्स इस पर बेस आप एक एक करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, दोनों ही वीक हैं तो हाइड्रोलाइज होते हैं। द कैटायन एक्ट्स एज एन एसिड एंड एनायन एज अ बेस, बट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ के ए एंड के बी। यानी अब देखो दोनों ही वीक है तो ऐसा लगता है कि इनका जो है पीएच क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, बट के ए और के बी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस, ये वाली और इस वाली दोनों इक्वेशंस का इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, कैटायन जो था वो जो एसिड की तरह से बिहेव कर रहा था, एनायन जो था वो जो बेस की तरह से बिहेव कर रहा था, दोनों ही क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहे हैं वाटर से। तो क्या बन रहा है, बेस और एसिड बन रहा है। अब इसमें पी के ए और पी के बी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। ठीक है, दोनों ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में 7 माइनस करके था, लेकिन जब अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो 7 प्लस हाफ
PKA माइनस PKB वैल्यू। तो ये फॉर्मूले हैं, ध्यान दीजिए इन पर, और इन पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, एक एक न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट करके देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए हम कोई एसिड की ड्रॉप डाल रहे हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, या बेस की डाल रहे हैं, तो पीएच चेंज हो जाना चाहिए। तो पीएच चेंज होना चाहिए, लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो सॉल्यूशन की एक टेंडेंसी होती है कि ये अपने पीएच में होने वाले चेंज का विरोध करता है, रेजिस्ट करता है, तो वो बफर सॉल्यूशन कहलाता है। द सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं जो अपने पीएच में चेंज का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, बेसिक बफर और एसिडिक बफर। ठीक है, बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस, आप ये ध्यान रखें जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, वीक बेस, और एसिडिक बफर क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है, इसका किस वीक बेस और उसके किसी सॉल्ट का। इसी तरीके से एसिडिक बफर क्या होगा, वीक एसिड और उसके किसी सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो बफर सॉल्यूशन होगा। अब देखिए वीक बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका कोई सॉल्ट क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। तो वीक बेस है तो ये बफर क्या कहलाएगा, बेसिक बफर कहलाएगा। इसी तरीके से वीक एसिड हो गया आपका CH3COOH, और इसका एक सॉल्ट क्या होगा, CH3COONA। तो चूंकि ये वीक एसिड है तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाएगा। तो एक एक एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, अब बफर सॉल्यूशंस के पीएच के लिए जो इक्वेशन है उसका नाम है हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। कई बार नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर अभी आपने पीएच देखा था, ऊपर सॉल्ट्स के लिए देखा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एक था, सबसे पहले हमने पीएच पढ़ा, फिर पीएच हमने देखा, पीएच फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के लिए पढ़ा। अब पीएच हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, बफर सॉल्यूशंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो 3 पॉइंट्स हो गए। तो बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन यूज़ हो रही है, हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। तो इसको समझ लें। फॉर एसिडिक बफर, ठीक है, फॉर एसिडिक बफर है तो PKA वैल्यू यूज़ होगी, ध्यान दें। ठीक है, एसिडिक बफर है तो क्या यूज़ होगी, PKA। तो पीएच क्या होगा, एसिडिक बफर है तो H आयन ज़्यादा होंगे, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, PKA प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से POH, पीएच की जगह पे POH ले लें तो PKA की जगह पे PK भी ले लिया, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो ये हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन है। एसिडिक बफर और बेसिक बफर को ध्यान से आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखनी है, और न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसके बेस पर न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि कंपाउंड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिजॉल्व्ड एंड इट्स आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे अब कोई AXBY एक सॉल्ट है, जैसे कि आपने ले लिया AXBY एक सॉल्ट है, हम ले लेते हैं कोई भी सॉल्ट आप ले सकते हैं, सपोज ले लिया NaCl, एक सिंपल एग्जांपल ले लिया। तो इसमें x की वैल्यू भी 1 हो गई और y की वैल्यू भी 1 हो गई। इसी तरीके से हम ले लेते हैं Al2O3, तो x की वैल्यू 2 हो गई और O की वैल्यू 3 हो गई। या हम ले लेते हैं Na2SO4, तो x की वैल्यू इसमें 2 हो गई और SO4 की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें 1 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो सॉल्ट्स लिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे दिया हुआ है बाइनरी सॉल्ट्स जो हो गए आपके AgCl, ठीक है, AgBr, AgI, टर्नरी सॉल्ट्स हो गए, लेड आयोडाइड। ठीक है, तो एक लेड का मिला और 2 आयोडाइड के मिले, यानी कि 3 आयंस मिलेंगे इसमें। तो
इनके जो सॉल्ट्स हैं वो सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है यानी कि डिज़ोल्व होगा लिक्विड अपने सॉल्यूशन में, आयोनाइज होगा अपने सॉल्यूशन में इस तरीके से, है ना। एक्वस सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे एक्वस लिखा है, जूम करके देखेंगे तो एक्स मोल्स ऑफ ए आयन बनेंगे। अब ए आयन का जो यहाँ पर देखिए ए एक्स बी वाई, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में हुआ डिज़ोल्व किया गया तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो एक्स आयन्स बनाएगा, एक्स मोल्स बनेंगे ए आयन के, और ए आयन पे चार्ज कितना होगा वाई प्लस। इसी तरीके से वाई मोल्स बनेंगे बी आयन के, और बी आयन पर चार्ज कितना होगा एक्स माइनस। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका जब सॉल्युबिलिटी, इनका जब आप इसको कॉन्सेंट्रेशन को देखेंगे, इस पर लॉज अप्लाई करेंगे तो इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये जो आयनिक प्रोडक्ट हैं, इनके जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा एट इक्विलिब्रियम, वो क्या होगा, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिजॉल्व, ये जो ए एक्स वाई ये अनडिजॉल्व है, एंड इट्स आयन, ये आयन्स है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो KSP क्या हो जाएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन, जो आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, चूँकि इसकी स्टोइचियोमेट्री में x है तो रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय y की b की, b जो है आपका b का x माइनस b एनायन है, और इसकी पावर कितनी चली जाएगी, यहाँ पे x है और ये y है तो इसकी पावर y चली जाए, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ये S डिज़ोल्व हो रहा है, जो अनडिज़ोल्व था ये S डिज़ोल्व हो रहा है, दोनों S हैं, तो ये S कितने बनेंगे, XS बनेगा और ये YS बनेगा। ठीक है, तो अब जब आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखेंगे तो XS की पावर X और ये YS की पावर Y। ठीक है, तो x की पावर तो x हो गई यहाँ पर, और y की पावर क्या हो गई, y हो गई, s की पावर यहाँ पर ये वाला और यहाँ की, यानी कि s की पावर क्या होगी, x प्लस y हो जाएंगे। ये तो आप जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, लेकिन जब आप इस एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही ईजी आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन है सॉल्युबिलिटी के केस में, और नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी इक्विलिब्रियम के बिना वाली कंडीशन है। लेकिन आयंस का प्रोडक्ट जो है, आयंस का जो प्रोडक्ट है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब दे रहा है, एट इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब आ रहा है, इक्विलिब्रियम पर। लेकिन अगर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा तो हम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे कि हमने वहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों की बात की थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम और रिएक्शन कांस्टेंट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम एंड आयनिक प्रोडक्ट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ पर जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो सॉल्ट क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, जब आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक्सेस में हो गया, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी PPT बन जाएगी। तीन कंडीशंस आती हैं। आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो यानी कि ये डिज़ोल्व रहेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्ट रहेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा, यानी इसमें और ज़्यादा आप सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्युबल हो सकता है। जब आयनिक प्रोडक्ट, आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से उसका प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा।
ठीक है, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड की पीपीटी प्रोड्यूस करेगा। और जब आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है, तब उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये आप ध्यान दीजिए। इसी तरीके से क्या रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर कोई यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया था, इसको दोबारा से देख लें, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पर दोबारा से देख लें कि एक सॉल्ट है AX एंड BY, ये आपको बना के दे रहा है, चूँकि स्क्रीन छोटी है इधर देंगे, X AY प्लस और Y BX माइनस। तो अगर इनिशियल एट टाइम T ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन है S, ठीक है, और ये 0 है, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे क्या हो रहा है आपका, ये S डिज़ोल्व हो जा रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, S हो रही है। तो जो सॉल्ट है S डिज़ोल्व हुआ तो कितना डिज़ोल्व होगा, XS बनेगा, ठीक है, XS बनेगा, और ये YS बनेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लेड आयोडाइड है, PbI2 है, तो ये क्या बनाएगा, Pb इक्विलिब्रियम पर एंड 2I माइनस ये +2, ये अगर S बना रहा है तो ये क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, 2S बनेगा। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेड की कॉन्सेंट्रेशन S, ठीक है, रेज टू द पावर, ये समझिए लेड की कॉन्सेंट्रेशन इनटू आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये है S और ये क्या हो गई, 2S का स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा, S इंटू 4S स्क्वायर, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4S क्यूब आ जाएगी, KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4S क्यूब आ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी कितना डिज़ोल्व हो रहा है, कितना आयोनाइज हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो जो S है दिस इज सॉल्युबिलिटी, जितना आयोनाइज हो रहा है वो क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। जैसे एक एग्जांपल BaSO4 का भी देते हैं, तो BaSO4, ठीक है, एक सॉल्ट है Ba और SO4 हो गया, तो बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो जाएगी, KSP के बराबर होगी। ठीक है, अब अगर ये S डिज़ोल्व हो रहा है और ये भी S डिज़ोल्व हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, S इंटू S, यानी कि S स्क्वायर हो जाएगी। तो बाइनरी सॉल्ट्स के लिए S स्क्वायर हो गई KSP की वैल्यू, क्योंकि अगर AgCl है या BaSO4 है तो क्या दे रहा है, ये Ag आयन दे रहा है और क्लोराइड आयन दे रहा है, तो ये क्या होगा, अगर S है, ये S है, तो KSP क्या हो जाएगी, S स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर टर्शरी जो मैंने अभी आपको बताया लेड का, ठीक है, लेड का है, तो लेड क्या देगा, लेड आयन देगा, ठीक है, और 2 आयोडाइड आयन देगा। ठीक है, ये S हो गया और ये 2S हो गया, तो S जो KSP जो हो जाएगा वो S, और ये क्या हो जाएगा, 2S का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4S क्यूब हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको समझाया था, और ये यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाइनरी सॉल्ट्स के लिए KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर एंड टर्नरी सॉल्ट्स के लिए KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब हो जाता है। तो ये जो है वो आपका एक क्विक रिवीजन है, इसको फटाफट और माइंड मैप से देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक एंड नॉन आयनिक हो गए,
तो नॉन आयनिक हो गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक हो जाएंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम आयंस पे या इलेक्ट्रोलाइट्स पर एप्लीकेबल होगा। तो रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में हमने समझा था, ये रहा, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ली शैटिलियर प्रिंसिपल के बारे में हमने देखा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ली शैटिलियर प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन 4 टर्म्स में आपको ली शैटिलियर प्रिंसिपल रिवाइज करना है। इसी तरीके से आपने देखा कि एसिड बेस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है, जो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनर होंगे वो एसिड हो गए और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गए वो बेस हो गए। इसी तरीके से ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो होगा उसमें क्या होगा कि प्रोटॉन डोनर एसिड्स हो गए, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस हो गए, और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो था, जो प्रोटॉन देंगे वो एसिड हो गए, जो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो बेस हो गए। और लुईस कॉन्सेप्ट क्या होगा, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा वो आपके बेस हो गए, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड्स हो गए। वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए हमने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से जो होगा वो अल्फा इज इक्वल टू Ka/C देखा था। ठीक है, इसी तरीके से पीएच एंड पीओएच जो है वो हमने कंसीडर किया था। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम पूरा समझ चुके हैं। बफर सॉल्यूशंस के फॉर्मूले आपके रिपीट हो गए हैं, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर आपको जो है वो मैंने आपको पीएच वैल्यूज़ आपको बताई थी कि किस तरीके से 7 - pKa प्लस log C, और बेस में देखेंगे तो 7 - pKa प्लस log C आ जाएगा, pKb log C, और मिक्स सॉल्ट में देखेंगे तो आपका क्या आएगा 7 प्लस हाफ pKb प्लस log C हो जाएगा। तो ये जो है ये रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,